Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I'll be discuss class 11 Physics. आज हम लोग 11 फिजिक्स में आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पर। थर्मोडायनेमिक्स तो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हमें कुछ लॉ पढ़ने हैं। जैसे हमारा ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो लॉ, जीरो लॉ बात करना था। तो इसमें होता है कि मान लो कि टू सबस्टेंस ए एंड बी, मान लो कि इसको हम किसी एक एडियाबैटिक प्रोसेस से इसको ऐड करके, और मान लो कि इस पर हम कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पर रख करके इसके ऊपर हम कोई ब्लॉक सी रख देते हैं, तो ए से बी को हीट तो ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटिंग बॉडी रखा हुआ है। लेकिन ए से सी को फिर और सी से बी को हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो इसमें एक और आता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो इसका कॉन्सेप्ट तक व्हेन टू बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट then heat is transferred from high temperature to low temperature, and this process be in continuity when both are have the same temperature. तो मान लो अगर A और B जिसके बीच में इंसुलेटिंग बॉडी एडियाबैटिक सिस्टम लगाया गया है, जिससे A से B को हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन A से C को फिर C से B को ट्रांसफर हो रहा है। तो अब मान लो अगर B का टेम्परेचर अगर 1 से क्या है, कम है, तो A से C को और C से B को हीट ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक A और B दोनों स्लैब का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। तो जब A और B का जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो आफ्टर दिस द ट्रांसफरिंग ऑफ हीट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम A टू B। तो यही प्रोसेस, अब इसी का एक दूसरा फिगर ऐसे भी आता है। मान लो यही ब्लॉक अगर हम ऐसे कर दें, ए बी, अब यहां पर अगर हम इंसुलेटिंग बॉडी कर दें, यहां पे कर दें, और इसके ऊपर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सी रख दें, तो अब यहां से ए से सी को हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया। लेकिन अब ए से बी को डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होगा, और यह तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि ए और बी दोनों स्लैब का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो जब दोनों स्लैब का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, एंड इन दिस केस ट्रांसफरिंग ऑफ हीट नॉट पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। यानी जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो उस केस में ट्रांसफरिंग ऑफ हीट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इसमें होता है कि जब ट्रांसफरिंग ऑफ हीट का प्रोसेस आता है, तो इसमें वर्क कितना होता है। तो जीरो लॉ ऑफ ए आप हमने क्लास में इसको ऑलरेडी लिखवा चुका है, लेकिन अब इसमें आता है कि वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें हमने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में वर्क तभी होता है व्हेन इट्स वॉल्यूम बी चेंज, यानी विदाउट चेंजिंग वर्क इज नॉट पॉसिबल इन द थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके कॉन्सेप्ट में हम लोग लाते हैं, मान लो एक पिस्टन है, सिलिंड्रिकल है, बॉडी है, मान लो इस पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। सम वेट भी पुट ऑन इट, मान लो इस पर हमने कुछ वेट रख दिया, वेट बाय विच दिस पिस्टन इज मूव डाउनवर्ड, और मान लो यहाँ इस रीजन तक आ गया। तो मान लो अगर यह डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, dx है, इस पर प्रेशर क्या है, P है, ठीक है, प्रेशर P है। तो इस केस में हम निकालेंगे,
suppose pressure on piston, suppose pressure on piston is P, some weight put on piston, कुछ वेट हम पिस्टन पर रख दिए, by which its position be change dx, then work done by system W equal to force into डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि अब डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे dW इक्वल टू फोर्स इंटू dx। तो हो जाएगा dW इक्वल टू, फोर्स को हम निकाल सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, dx हो गया। तो हो गया dW इक्वल टू P इंटू dV। यह टर्म एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट मिला करके क्या हो गया, dV हो गया। तो हो जाएगा वर्क इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम P इंटू dV। तो P को बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा V1 V2 इंटू dV। तो हो जाएगा P इन ब्रैकेट dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, हो जाएगा V1 V2। तो हो गया P इन ब्रैकेट V2 माइनस V1, यानी ये हो गया हमारा P इंटू V2 माइनस V1। तो दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, यानी विदाउट चेंज द वॉल्यूम वर्क इज नॉट पॉसिबल इन द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अब इस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में जब हमारा जो रिजल्ट आता है, इसको हम PdV भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आया है टर्म। तो अब इसमें होता है कि जो वर्क डन होता है, तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे स्पेसिफिक हीट आया था थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, तो उसी तरह से इसमें टर्म आएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी to reach temperature of 1 gram of gas to 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant volume, और इट इज डिनोटेड बाई CV। इसको हम लोग CV से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है कि एक 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितने रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके। और दूसरा इसमें पॉइंट आता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि रिक्वायर्ड एनर्जी टू raise temperature of 1 gram
1 gram of a gas 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure। तो अब हो गया कि अब यहां पे दो टर्म, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, Cp से। तो Cv एंड Cp। अब इसमें एक टर्म और आता है, स्पेसिफिक मोलर हीट आता है। ये छोटे छोटे डिफिनेशन है इसमें। स्पेसिफिक मोलर हीट, स्पेसिफिक स्पेसिफिक मोलर हीट। तो इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक मोलर हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें भी दो कंडीशन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा है इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम कोई एक इसमें डिफाइन करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइन करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डिफाइन करें तो इसमें हो जाता है रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी टू राइज टेम्परेचर, टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, यहां पर ग्राम नहीं आएगा, क्या आएगा, 1 मोल ऑफ ए गैस, रिक्वायर्ड एनर्जी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस फॉर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब इसको डिनोट करते हैं तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल C और V से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि कांस्टेंट प्रेशर आएगा तो डिफरेंट हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा एट द कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब प्रेशर की बात आ जाएगा तो डिफिनेशन इतना ही चलेगा। अब यहाँ पे यह जो हम लाइन खींच रहे हैं यही लाइन चेंज होगा, एट द कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, उसको डिनोट करेंगे किससे हम, Cp से। तो अब इसमें होता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स कुछ प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अब यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोलेटेड प्रोसेस है। तो बहुत सारे इसमें एप्लीकेशंस होते हैं, वो एप्लीकेशंस आप उससे लिख लेंगे, बुक्स के नोट्स दे करके लिख लेंगे। उसमें कुछ एप्लीकेशन को प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसको हम करेंगे यहाँ पे क्लास में। तो अब इसमें टर्म आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कि व्हेन हीट एनर्जी, when heat energy are given to system, then some amount of heat consumed by system as the form of internal energy and remains work done, तो अब इसमें कह रहा है कि अगर हम किसी सिस्टम को जब हीट देते हैं तो अब यहां करते हैं, सपोज गिवन हीट इज Q
गामा, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू एंड वर्क डन इज डब्ल्यू। तो अब कह रहा है कि जब हम सिस्टम को जो हीट दे रहे हैं तो इस हीट का उस प्रोसेस में जाने के बाद से दो कॉन्सेप्ट आ रहा है, सम एनर्जी कंज्यूम बाय सिस्टम एज द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, और उसके बाद जो बच रहा है वो क्या हो रहा है, वर्क फंक्शन हो गया। तो दैट मीन्स डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू आर, डब्लू इक्वल टू हो सकता है क्यू माइनस डेल्टा यू। तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि फर्स्ट लॉ में अगर हम किसी सिस्टम को जो एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी का कितना हिस्सा सिस्टम सेल्फ एब्जॉर्ब कर रहा है और बाकी एब्जॉर्ब करने से जो बच रहा है उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे यह है कि किस एप्लीकेशन में कितना वर्क होता है, तो इसमें एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम को हम जितना हीट एनर्जी देते हैं वह सारा हीट एनर्जी क्या होता है, वर्क में कन्वर्ट होता है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू 0 होता है। तो दैट मीन्स दे आर आल्सो राइट इन द क्लास नोट्स, ये क्लास नोट्स में हमने पहले लिखवा दिया है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे एक प्रूफिंग आ रहा है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, तो इसमें दो तरह का रिलेशन आता है। एक आता है डिफरेंस का, कि डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी दे आर द नोन एज द मेयर इक्वेशन, और एक टर्म आता है सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा, तो ये होता है एडियाबैटिक। और उस एडियाबैटिक में जब हम सीपी अपॉन सीवी निकालेंगे तो वहाँ पे हम निकालेंगे मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक के लिए और ट्राइटॉमिक के लिए, उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की डिस्कस करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।